हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज नंबर 11.1 एंड 11.2 ऑफ द चैप्टर 3D ज्योमेट्री एनसीईआरटी का। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3 एंड बियॉन्ड। अब देखना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 11.3 में बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्लेन पे बेस्ड होंगे और उसके पहले वाले चैप्टर्स जो भी स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ा था हमने उस पे बेस्ड होंगे। तो अगर तुमने प्लेन के बारे में नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो सबसे पहले जाके प्लेन के बारे में पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले एक बार देख लो, उसके बाद इसका वीडियो देख लेना अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। और अगर पढ़ लिया है तो यू कैन वॉच द वीडियो। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3। 11.3 में सबसे पहला क्वेश्चन अपना बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब हमारे पास चार केस है ए बी सी डी, चारों केस में प्लेन का इक्वेशन गिवन है। बोला गया है डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। बेसिकली चार प्लेन्स गिवन है, चारों के बारे में कुछ कुछ कैलकुलेट करना है हमें। तो इसके पहले मैं बेसिक सा एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर मेरे पास एक प्लेन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, अगर इस टाइप का कुछ प्लेन लिखा हो तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अगर ये नॉर्मल वेक्टर आ गया है तो डायरेक्शन को साइन निकालने, तो हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए डायरेक्शन को साइन पे। एक्सरसाइज नंबर 11.1 टोटली उसी पे बेस्ड था। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर आ ही गया है तो मैं इसका डायरेक्शन को साइन लिख सकता हूँ। डायरेक्शन को साइन कैसे लिखूंगा? ए अपॉन मॉडुलस ऑफ एन, बी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन एंड सी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। ये हो जाएगा अपना डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक नॉर्मल वेक्टर ही आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पे देखते हैं x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट 1। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर वो होगा सिर्फ k कैप होगा। अच्छा, k कैप का जो डायरेक्शन कोसाइन लिखूंगा मैं, तो वो क्या लिखूंगा? 0,0,1, क्योंकि इसका मॉडुलस भी तो 1 ही होगा, तो 1/1 इज 1। सिमिलरली बी वाले को देख लो, इसका अगर नॉर्मल वेक्टर निकालोगे तो वाई कैप जे कैप प्लस के कैप आएगा। अच्छा, मॉड एन कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। मॉडुलस एन सबको निकालने आता होगा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना आ जाएगा? 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। ओके, सिमिलरली इसका देख लो, नॉर्मल वेक्टर निकालने आता है इसका हमें। नॉर्मल वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। मॉडुलस एन तो निकाल ही सकते हैं, दैट इज √4 प्लस 9 प्लस 1, दैट इज √14। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन तो लिख ही सकते हैं, 2/√14 कॉमा 3/√14 कॉमा माइनस 1/√14। ठीक है, सिमिलरली फॉर डी वाला प्लेन, डी वाले प्लेन में नॉर्मल वेक्टर सिर्फ 5j कैप आएगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट प्लस है, x और z का कोएफिशिएंट 0 है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, तो मॉडुलस एन भी 5 आ जाएगा। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा वो डायरेक्टली 0,1,0 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन तो हमने चारों ऑप्शंस का निकाल लिया। और सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसके लिए भी हमें एक बेसिक सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज अगर हमारे पास एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, मैंने सारे कोएफिशिएंट को एक साइड ले आया LHS में। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है अब x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और मुझे इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो d परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा मॉडुलस के साथ इस पॉइंट को पूरा का पूरा उस प्लेन में डाल दो, ax1 by1 cz1 प्लस डी डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² प्लस c²। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब अगर हम लोग पहला वाला प्लेन देखें, तो पहला वाला प्लेन इज z-2 इज इक्वल टू 0, और डिस्टेंस निकालना कहाँ से है? 0,0,0। फॉर्मूला डाल दो भाई, 0,0,0 डालोगे तो -2 डिवाइड बाय रूट के अंदर a² b² 0 0 c² 1, इसका मॉडुलस। ठीक है, तो आंसर इज 2 होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसी तरीके से बी वाले को देख लो, बी वाले के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबको एक साइड में लाना पड़ेगा। सबको एक साइड में लाओगे तो क्या बन जाएगा बताना? x प्लस वाई प्लस जेड -1, x प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0।
इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से, 0,0,0 से डाल दो भाई, तो आएगा ऊपर -1, नीचे कितना आएगा, √A² 1 B² 1 C² 1, तो दिस इज इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, 1/√3। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, 0,0,0 डाल देना, इसको पहले -5 = 0 लिख देना, आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है विच इज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इज दिस। ओके, सिंपल है, देख लो। देखो, वेक्टर इक्वेशन निकालना हो, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना हो, हमेशा हम लोग किससे जा सकते हैं, हमेशा हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसके बाद उसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाए और आर वेक्टर एक जनरल वेक्टर डेट इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो नॉर्मल वेक्टर हमें पता हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से, और दूसरा एक पॉइंट पता हो जाना चाहिए, पॉइंट या फिर कोई भी एक कंडीशन जो पता होना चाहिए नॉर्मल वेक्टर के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि नॉर्मल वेक्टर तो मुझे पता ही है, तो नॉर्मल वेक्टर जब पता है तो आई कैन ऑलवेज राइट द इक्वेशन। अगर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर पता है तो अभी तुरंत हमने किया था कि ai कैप b j कैप c k कैप अगर नॉर्मल वेक्टर है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3x प्लस 5y माइनस 6z प्लस d इज इक्वल टू 0, या फिर इज इक्वल टू d लिखो, एक ही बात है, क्योंकि d की वैल्यू तो एक कांस्टेंट आएगी, जो प्लस माइनस खुद एडजस्ट कर लेगा वो अपने आप को। ओके, तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा। और इन्होंने क्या बोल दिया है कि इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 7 है। तो डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, अभी तुरंत निकालने सीखा था, चलो इसको -d या प्लस d इज इक्वल टू 0 ही कर दिया। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो तो d डिवाइडेड बाय कितना आएगा, √9 25 36 का मॉडुलस, ये 7 गिवन है। बताओ भाई कितना आ रहा है आंसर, तो तुम बोलोगे d डिवाइडेड बाय 9 + 25, या फिर 9 + 25 कितना होगा, 34, 34 + 36 कितना होगा, 70। तो d डिवाइडेड बाय √70 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 √70 प्लस और माइनस के साथ। अच्छा, मैंने प्लस और माइनस क्यों लिया, क्योंकि मॉडुलस था, मॉडुलस ऑफ x या फिर मॉडुलस ऑफ -7 भी 7 ही होता है एंड मॉडुलस ऑफ 7 भी 7 ही होता है, इसीलिए मैंने वहाँ प्लस और माइनस लिया। इससे हमारे पास दो प्लेन आ जाएगा, डेट इज़ 3x प्लस 5y माइनस 6z प्लस और माइनस 7√70 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन आया, लेकिन किस फॉर्म में आया, कार्टेशियन फॉर्म में आया, मुझे लिखना है वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो आई कैन ऑलवेज राइट r.n वेक्टर, r.n वेक्टर इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। देखो यही तो लिखा हुआ है r.n, अगर r को मैं x i कैप y j कैप z k कैप ले लूँ तो r.n तो इतना ही आएगा पूरा का पूरा प्योर, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ प्लस और माइनस 7√70। तो ये अपना आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, चलो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोला है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। अच्छा, इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। कितना इजी होता है कार्टेशियन इक्वेशन लिखना। सपोज मेरे पास r.ai कैप b j कैप और c k कैप है इज इक्वल टू d है, तो इसका जो कार्टेशियन इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d होगा। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं इसका जो इक्वेशन होगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, इसका जो इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1, और इसका जो इक्वेशन होगा उसको डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यानी तो r.n नॉर्मल वेक्टर s और t के फॉर्म में ही है, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे और क्या ही करेंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं x इंटू s माइनस 2t, x इंटू s माइनस 2t प्लस
वाई इंटू 3 माइनस टी प्लस जेड इंटू 2s प्लस टी इज इक्वल टू 15। ये एस और टी के फॉर्म में आ गया। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर एस और टी के फॉर्म में क्यों आ रहा है, तो बेसिकली उन्होंने एस और टी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं बेटा, उन्होंने एस और टी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। एस और टी है क्या, तो एक कांस्टेंट होगा उनके हिसाब से। एस और टी इज़ ए कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट मान के चलो। तो एक तरीके से तुम सोच लो कि दिस इज़ ए कांस्टेंट, दिस इज़ ए कांस्टेंट, दिस इज़ ए कांस्टेंट, जिस तरीके से ये है, जिस तरीके से ये है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, बेसिकली हमारे पास एक प्लेन गिवन है और एक ओरिजिन गिवन है। बोला गया ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दिखाओ। तो इसके लिए मैं बेसिक सा पहले तुम्हें क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, देखना, अगर हमारे पास एक प्लेन हो, जनरल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि उस फार्मूला को तुम याद रख लो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और मेरे पास एक पॉइंट है पी डेट इज एक्स नॉट कामा वाई नॉट कामा जेड नॉट। ठीक है, तो अगर P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे निकालना है Q, तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा वाई कॉमा जेड, उसको हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्टली एक्स वाई जेड सब आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो अगर तुम सोचो सारे वैल्यू पुट करोगे, तुम्हें एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पता है, ए एक्स बी वाई सी जेड डी पता है, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ क्या नहीं पता है, एक्स नहीं पता है, वाई नहीं पता है, जेड नहीं पता है। अच्छा, इसमें तो हर चीज़ पता है तुम्हें, ये तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस मीन्स तुम क्या करोगे, इसको एक बार इसके बराबर कर दोगे, एक बार इसको तुम इसके बराबर कर दोगे, और एक बार इसको तुम इसके बराबर कर दोगे। जैसे ये करोगे एक बार x आ जाएगा, एक बार y आ जाएगा, एक बार z आ जाएगा। सिमिलरली अगर उन्होंने इमेज पूछा होता, अगर उन्होंने ये बोला होता है कि फाइंड द इमेज, मतलब मेरे पास एक प्लेन है, फिर से p x नॉट वाई नॉट जेड नॉट है, और मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 प्लेन है, और इसका डायरेक्टली इमेज पूछा होता, इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ। सपोज मैंने उसको एक्स वाई जेड बोल दिया, तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बहुत सिंपल है, कैसे कि सर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूँगा, उसके बाद मैं बोलूँगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस पी एंड आई, पी और आई का मिड पॉइंट होगा। तो डायरेक्टली मैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2/2 नहीं, ठीक है। तो बेसिकली तुम वही कर रहे हो, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे, तो सेम फार्मूला रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है फार्मूला में। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे -2 लगा देना है। देखो मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पे -2 लगा देना है बस। फिर जो एक्स वाई जेड आ जाएगा ये डायरेक्टली इमेज का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला अगर याद है, तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में एक मेरे पास प्लेन है, चलो मैं ये सिंपल सा प्लेन का निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1, चलो इसको देखना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये प्लेन है मेरे पास और 0,0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तुम अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड मानते हो तो x -0 अपॉन a, y -0 अपॉन b इज इक्वल टू z -0 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सारे के सारे इस पॉइंट को इस प्लेन में डाल देना है, -1 आएगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 आएगा, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली कितना आ गया, -+ 1/3। तो एक बार x अपॉन 1 को 1/3 से करोगे, एक बार y अपॉन 1 को 1/3 से करोगे, और एक बार
जेड अपॉन 1 को 1/3 से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू 1/3, वाई की वैल्यू 1/3, जेड की वैल्यू भी 1/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, इसी तरीके से चलो मैं एक बी वाले का भी कर देता हूँ। देखना बी वाले को, 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0। 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0 का कर देता हूँ। ठीक है, तो देखना क्या आएगा। फॉर्मूला फिर से तुम्हें अप्लाई करने आता ही है, बस तुम्हें क्या करना है, वैल्यू डाल देना है फॉर्मूला में, वैल्यू डाल देना है, प्लेन का इक्वेशन चेंज हो जाएगा बस। 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0। फिर से तुम बोलोगे x - x0 डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि इस बार x का कोएफिशिएंट 0, इज इक्वल टू y - y0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z - z0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 0 डालोगे तो -6 आएगा, a² 0, b² 9, c² 16। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है, 6/25। तो x - 0/0 इज इक्वल टू 6/25। तो x की वैल्यू कितनी, 0। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड बाय 0 कैसे कर रहे हो सर आप। तो बेसिकली वो डिवाइड बाय 0 नहीं है, वो एक लिखने का तरीका है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो बस एक लिखने का तरीका है, वो डिवाइड बाय 0 नहीं है किसी भी कीमत पे। y/3 इज इक्वल टू 6/25। बताओ y की वैल्यू कितनी, 18/25। अच्छा, z/4 इज इक्वल टू 6/25। तो z की वैल्यू कितनी, 24/25। तो आ गया क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0, 18/25, 24/25। ये हमारा होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसी तरीके से तुम ए एंड डी का भी सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, फाइंड द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो बेसिकली सिंपल है ना, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा तो वेक्टर इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हमेशा कार्टेशियन इक्वेशन लिख देंगे। अब बोला गया है, क्वेश्चन क्या है देखना, द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस। द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस। अच्छा, प्लेन कहाँ से पास कर रही है वो दिया हुआ है, उस पर नॉर्मल क्या है वो भी गिवन है। तो बहुत ही सिंपल है ना, अगर नॉर्मल पता है तो मैं डायरेक्टली प्लेन का इक्वेशन यहाँ तक तो लिख सकता हूँ, x + y - z इज इक्वल टू d होने वाला है प्लेन का इक्वेशन। यहाँ से मैंने डायरेक्टली लिखा। ठीक है, ओके। अब अपना प्लेन जो है वो 1, 0, -2 से पास हो रहा है, तो 1, 0, -2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। डाल दो 1, 0, -+2 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो तुम क्या बोलोगे, प्लेन का इक्वेशन अपना कितना होगा, x + y - z इज इक्वल टू 3। ये तो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अच्छा, ये वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, तो r डॉट i कैप + j कैप - k कैप इज इक्वल टू 3। ये अपना हो गया वेक्टर इक्वेशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो गया। बी वाले को देखो, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डेट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द वेक्टर टू द प्लेन। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, प्लेन का इक्वेशन तुम लिख दोगे x - 2y + z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k या d लिख दो। अब ये प्लेन 1, 4, 6 से पास कर रही है, d आ जाएगा तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में इन्होंने बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डेट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट। देखो इसके पीछे बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू ही कर लेते हैं कि अगर एक प्लेन है मेरे पास, उस प्लेन पे 3 पॉइंट पता है। सपोज मैं ऐसे दिखाऊँ प्लेन को, 3D में मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सपोज दिस इज़ द प्लेन और इस पर मुझे 3 पॉइंट्स पता हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है, 1, 1, -1। सपोज ए पॉइंट है 1, 1, -1। सपोज देयर इज़ ए पॉइंट बी और बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4, -5 एंड एक और पॉइंट है सी और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4, -2, 3। तो देखो हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ अलग तरीका बताया हो, इधर मैं कुछ अलग तरीका बताऊँ, लेकिन घुमा फिरा के तुम्हारा आंसर हो सकता है सेम ही आए। तो तुम कॉन्सेप्चुअली चलो, है ना। तुमने बोला वेक्टर इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, मैं तो हमेशा कार्टेशियन इक्वेशन निकालूंगा, उसके बाद वेक्टर इक्वेशन पे मूव कर जाऊंगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मेरे प्लेन पे 3 पॉइंट है। मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक नॉर्मल वेक्टर मस्ट है। कोई भी प्लेन का इक्वेशन निकालना है तुम्हें नॉर्मल वेक्टर तो कहीं से ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा।
नॉर्मल वेक्टर आ गया तो एक पॉइंट पता चल जाएगा या फिर कोई एक कंडीशन पता चल जाएगा, तो मैं डी निकाल लूँगा, काम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो पॉइंट वाला टेंशन खत्म। अब मुझे बस सोचना है किस तरीके से मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल पाऊंगा। अब किस तरीके से नॉर्मल वेक्टर निकाल पाऊंगा उसको देखो ध्यान से। क्या मुझे 2 वेक्टर पता है इस प्लेन पे, ए सी वैक्टर एंड ए बी वैक्टर? क्या मुझे ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर पता है? तुम बोलोगे हाँ सर। अच्छा, ए बी वैक्टर कितना आएगा? 6 - 1 5 आई कैप, 4 - 1 3 जे कैप, -5 माइनस माइनस +1 तो -4 के कैप। अच्छा, ए सी वैक्टर कितना आएगा? तो -4 - 1 -5 आई कैप, -2 -1 -3 जे कैप, 3 माइनस माइनस +1 +4 के कैप। ओके, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, है ना। ये तो डायरेक्टली पैरेलल आ गया, तो मैं ए सी वैक्टर ना निकाल के ए बी वैक्टर निकाल चुका हूँ, तो बी सी वैक्टर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसका जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, है ना। बेसिकली जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक नया वेक्टर बी सी वैक्टर निकाल लिया। अच्छा, बी सी वैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा देखना। अब जब तुम बी सी वैक्टर निकालोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि दिस इज बी सी वैक्टर विच इज़ -4 माइनस 10 आई कैप, -2 माइनस 6 जे कैप, 3 - 5 दैट इज +8 के कैप। ये भी इसके पैरेलल आ रहा है। ओके, दिस मीन्स व्हाट, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है ना। तीनों के तीनों पॉइंट आर कोलिनियर, तीनों के तीनों पॉइंट आर कोलिनियर। तो डायरेक्टली मैं नॉर्मल वेक्टर नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट है। अगर कोलिनियर पॉइंट नहीं होते तो मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बेसिकली कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्या है अपना, कि अगर 3 पॉइंट हो एक ही प्लेन पे, मेरे पास 3 पॉइंट पता हो, डेट इज सपोज देयर इज़ ए पॉइंट ए, देयर इज़ ए पॉइंट बी, देयर इज़ ए पॉइंट सी। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है, मैं नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर, कोई भी 2 वेक्टर निकाल लो तुम, बी ए वैक्टर निकाल सकते हो, बी सी वैक्टर निकाल सकते हो। बेसिकली 3 पॉइंट को मैं ज्वाइन करके हमेशा 2 वेक्टर तो निकाल ही सकता हूँ। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर ले लोगे तो अपने आप ये जो नया वेक्टर आएगा डेट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वहाँ से मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। सपोज नॉर्मल वेक्टर कुछ ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप आ गया, तब तो हो गया ना, लाइफ इजी हो गया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सम डी होगा प्लेन, और मेरे पास 3 पॉइंट्स पता हैं, मैं किसी भी एक पॉइंट को यहाँ डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत करवाने का सोच लिया हमसे। इन्होंने ये बोला कि इस टाइप से तुम निकाल ही नहीं पाओगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट तो तुम्हारा जीरो आ जाएगा। ओके, तो तुम कैसे निकालोगे, तो दूसरा तरीका भी होता है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। अब एनसीईआरटी बेस्ड मैंने इसलिए शुरुआत में बोला था कि हो सकता है एनसीईआरटी में कोई और मेथड बताया जाए। तो देखो इसमें क्या है, इस बार हमारे पास 3 पॉइंट है। इस बार हमारे पास 3 पॉइंट और तीनों के तीनों एक कोलिनियर है बेसिकली। मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ही नहीं पा रहे। तो मैंने बोला सपोज एक पॉइंट है और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये डी पॉइंट है। 4 पॉइंट है तो क्या मैं एक वेक्टर ए डी, एक वेक्टर बी डी और एक वेक्टर ए बी निकाल सकता हूँ, या ए सी निकाल सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ, तो तुम क्या बोलोगे कि ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, कोप्लेनर। तो तुम बोल सकते हो ना ए बी वैक्टर, सिमिलरली ए डी सी वैक्टर एंड बी डी वैक्टर, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। तीनों के तीनों अगर कोप्लेनर है तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। डेट इज़ तुम्हारा ये वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो आने वाला है। ओके, तो अब मुझे देखो डिटर्मिनेंट तुम्हें लिख देना है बस। ए बी वैक्टर तो निकालना बहुत आसान है, 6 - 1 5, 4 - 1 3 -4। अच्छा, डी सी वैक्टर, डी तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, या सी डी वैक्टर लिख लो। डी सी वैक्टर सी डी वैक्टर दोनों कोप्लेनर तो होंगे ही। तो एक्स माइनस माइनस एक्स +4, वाई +2 एंड जेड -3। सिमिलरली बी डी वैक्टर लिख लो या डी बी वैक्टर लिख लो, एक ही बात है, डी बी वैक्टर लिख लो।
डी बी वेक्टर लिखोगे तो क्या आएगा, x माइनस 6, y माइनस 4 एंड z प्लस 5। ठीक है, ये तीनों के तीनों कोप्लेन है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यहाँ से x y z में रिलेशन आ जाएगा, डेट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो इसी तरीके से तुम ये वाले पॉइंट के लिए भी कर सकते हो। या तो तुम पहला वाला मेथड फॉलो करो, अगर पैरेलल वेक्टर नहीं आ रहे तब तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया, मैं डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूँगा। अगर पैरेलल वेक्टर नहीं आ रहे तो अगर तीनों के तीनों पैरेलल मीन्स एक ही लाइन पे आ जाए तो जो मेथड मैंने अभी फॉलो किया वो मेथड फॉलो करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। बेसिकली अब हमारे पास ये तो पता होता है कि अगर मेरे पास एक प्लेन हो x बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये प्लेन का इक्वेशन गिवन है दिस मीन्स ए इज़ द एक्स इंटरसेप्ट, बी इज़ द वाई इंटरसेप्ट, जेड सी इज़ द जेड इंटरसेप्ट। बेसिकली दिस इसी को बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वाले इक्वेशन को किसी भी तरीके से इस फॉर्म में रिड्यूस कर देना है। ठीक है, तो अपना जो प्लेन है वो है ये, इसको मैं क्या करूँ, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आ जाएगा 2/5x प्लस y बाई 5 प्लस z बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे x बाई 5/2 प्लस y बाई 5 प्लस z बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तुम्हें दिख रहा है दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज z इंटरसेप्ट। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। अगर z इंटरसेप्ट निकालना है तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो इक्वेशन में। ठीक है, वहाँ से भी आ जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन निकालना है विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। अभी देखो भैया ZOX प्लेन कौन सा है पहले वो आइडेंटिफाई करो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये 3D ज्योमेट्री है तो दिस इज x, दिस इज o, दिस इज z, दिस इज y। ठीक है कि नहीं। ये x y z तीनों एक्सिस है। अब ZOX प्लेन तो हमारा बेस वाला है। अगर रोम का कॉर्नर देखोगे तो ये वाला जो प्लेन है बेस तुम्हारा रोम का वो है तुम्हारा ZOX प्लेन। इस प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन हो जाए उसका नॉर्मल वेक्टर तो हमेशा ये होने वाला है, नॉर्मल वेक्टर तो हमेशा ये होने वाला है। तो नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज जे कैप। तो हमेशा y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा प्लेन का इक्वेशन, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इन्होंने इतना भी बोल दिया कि हमारा जो प्लेन है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, 3। दिस मीन्स वो पास किधर से कर रहा है, 0,3,0 से। तो बस k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड थ्रू द पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है फैमिली ऑफ प्लेन्स का। मतलब सपोज मेरे पास एक प्लेन है P1 इज इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन है P2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, है ना। एक जैसे बुक के तरह सोचो, मेरे पास जब बुक है तो बुक का एक पेज अलग प्लेन है, दूसरा पेज अलग प्लेन है। तो दोनों बुक जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो एक लाइन होता है। याद करो, जहाँ से बुक टर्न हो रहा है वही तो एक लाइन है बेसिकली। तो दो प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। अच्छा, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। क्यों, तुम सोचो ना, उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सारे पेजेज होते हैं ना, कितने सारे पेजेज, और सारे पेजेज एक यूनिक प्लेन है। तो बेसिकली हम लोग उसका इक्वेशन लिख सकते हैं बाकी के दो प्लेन के फॉर्म में। डेट इज़ ये जो P3 होगा वो P3 का इक्वेशन डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं P1 प्लस लैम्डा इंटू P2 इज इक्वल टू 0। दिस इज फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि पास कर रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 इज इक्वल टू 0 एंड P2 इज इक्वल टू 0, उसका इक्वेशन डायरेक्टली लिखा जा सकता है P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे लैम्डा एक अननोन है। अब ये अननोन क्यों है, क्योंकि तुम खुद सोचो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे।
अब लैम्डा का तुम अलग अलग वैल्यू डालना स्टार्ट करो, अलग अलग प्लेन आते जाएगा। वो सारे के सारे प्लेन कहाँ से पास कर रहे होंगे? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। तो बेसिकली जैसे ही इन्होंने बोला कि एक प्लेन निकालो, तो मैं डायरेक्टली इसको भी P1 बोल दूँ, इसको P2 बोल दूँ अगर, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो प्लेन होगा वो होगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मेरा प्लेन का इक्वेशन होगा। हाँ, नाउ आवर प्लेन इज पासिंग थ्रू 2,2,1 ऑल्सो। तो 2,2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही 2,2,1 डालोगे इसमें, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 2 2 4 1 6 2 2 4 1 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया? 2 2 कट गया, 6 माइनस 4 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ गई पुट कर दो भाई -2/3। जैसे ही -2/3 यहाँ पुट करोगे तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा प्यारा सा। प्लेन का इक्वेशन कितना आ गया भाई? सिंप्लीफाई करके देख लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो 3x माइनस 2/3x माइनस वाई माइनस 2/3y प्लस 2z माइनस 2/3z माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। अब सबको सिंप्लीफाई कर लिया। 3 इंटू 3 9 माइनस 2 7/3x 3 इंटू 1 3 2 माइनस 5y अपॉन 3 दिस इज 6 माइनस 2 प्लस 4z अपॉन 3 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन आ जाएगा 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये अपना प्लेन होगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बोला गया है सपोज वी हैव अ प्लेन, वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड प्लेन दिस। ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड थ्रू द पॉइंट। तो बेसिकली इस बार उन्होंने प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ना देखे, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ना देके वेक्टर फॉर्म में दे दिया। तो मैं तुरंत लिख सकता हूँ ना, दिस इज 2x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 7 या माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा वाला प्लेन इज 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोल सकता हूँ मेरा जो प्लेन होगा वो होगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ना आवर प्लेन इज पासिंग थ्रू 2,1,3। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 1 5 3 इंटू 3 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यू कैन सी 4 2 6 और 16 तो माइनस 10 प्लस लैम्डा टाइम्स 9 9 कट गया 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। लैम्डा की वैल्यू इधर डाल देना, प्लेन आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। फिर से उन्होंने बोला कि हमारा जो प्लेन है पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। तो फिर से मैं बोल सकता हूँ अपना जो प्लेन होगा, मैं इसको इस बार P1 मान रहा हूँ, इसको P2 मान रहा हूँ, ताकि इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होगा। 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर प्लेन ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। हमारा जो ये प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स व्हाट? इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर दिस मीन्स व्हाट? अच्छा, यहाँ पे ये बताओ पहले, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर दिस मीन्स व्हाट? अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये कि दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का बीच का एंगल, मतलब बेसिकली डॉट प्रोडक्ट 0 है। दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, b डॉट d 0 है। दिस मीन्स टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है दिस मीन्स उनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। सपोज नॉर्मल वेक्टर ऑफ वन इज n1 वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ सेकेंड प्लेन इज n2 वेक्टर। अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है दिस मीन्स n1 डॉट n2 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं।
तो सबसे पहले मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इधर से 2 और इधर से लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा एक्स, इधर से 3 उधर से लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा वाई, इधर से 4 उधर से लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा जेड, इधर से -5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका नॉर्मल वेक्टर तुम्हें दिख रहा होगा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 3 प्लस लैम्डा जे कैप, 4 प्लस लैम्डा के कैप। ये हो गया अपना नॉर्मल वेक्टर। और दूसरा वाला जो प्लेन है ये n1 वेक्टर मान लो, इसको n2 वेक्टर मानो। n2 वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0। तो जब n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0 निकालोगे, n1 डॉट n2 आएगा कितना, 2 प्लस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक लैम्डा का दूसरा लैम्डा काट देगा, 4 2 6 में से 3 गया 3, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -3। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ गई, अपना प्यारा सा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। क्या करोगे, इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू को -3 डाल दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डाल दो -3, कितना आएगा देखो। जैसे ही -3 डालोगे, -3 प्लस 2 इज -x, -3 प्लस 3 इज 0, -3 प्लस 4 इज 4, -3 डेट इज z, -3 माइनस -2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गया, -x प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन्स व्हिच वेक्टर इक्वेशन आर। अच्छा, इस बार उन्होंने थोड़ा लाइफ सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टली पता है फिर से। अच्छा, दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है वो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होता है। दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है वो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ फर्स्ट प्लेन इज दिस, नॉर्मल वेक्टर ऑफ सेकंड प्लेन इज दिस। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। निकाल दो भाई, कॉस थीटा इज n1 डॉट n2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू 5 -15 डिवाइडेड बाय मॉड 4 4 8 9 17 रूट अंडर 9 प्लस 9 प्लस 25। तो ये कितना आ गया, 9 पर 34 प्लस 9 43। ठीक है, इसका मॉड बेसिकली, क्योंकि कॉस थीटा एक्यूट एंगल हम लोग लेते हैं हमेशा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एक्यूट एंगल निकालते हैं। तो कॉस थीटा कितना आ गया, 6 से 6 कट गया, 15 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 17 इंटू 43। ये हमारा आंसर, डेट इज थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 15 डिवाइड बाय रूट 17 इंटू 43। सिंप्लीफाई कर लेना बस। ये हो गया एंगल बिटवीन, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। 13 में देखो बहुत सारे प्लेन है, पेयर ऑफ प्लेन्स, मतलब दो दो प्लेन है। पूछा गया है दोनों प्लेन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है नाइदर, तो एंगल निकालो उन दोनों के बीच में। ऑब्वियसली हम लोग देख लेंगे पैरेलल परपेंडिकुलर, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कोई पैरेलल है क्या, पैरेलल तो ये वाला पैरेलल नहीं है, 7x 5y। यहाँ पे दोनों पैरेलल कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए। ठीक है, दो अलग अलग प्लेन्स है तो नॉर्मल वेक्टर का रेशियो सेम आ जाए। तो यहाँ पे पहले वाले में पैरेलल नहीं है, दूसरे वाले में 2, ये भी पैरेलल नहीं है, 2 - 2 4, 3 - 3 6। हाँ, ये पैरेलल दिख रहा है, देखो 2/3 इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू 4/6। तो ये पैरेलल है, दिस इज पैरेलल। ठीक है, उसके बाद 2 - 1 3, 2 - 1 3, ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो सी एंड डी वाला तो पैरेलल निकल गया, और उसके बाद कोई भी पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तब होगा जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। चलो इसका ई वाले का 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। तो बेसिकली ये 0 नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, और 0 नहीं आया तो ऑब्वियसली हम लोग निकाल सकते हैं, एंगल निकालना भी तुरंत सीखा है। नाउ ए वाले ऑप्शन को देखो, 7 इंटू 3 21, 5 इंटू -1 -5,
6 इंटू 10 -60, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आया। 2 इंटू 1 डेट इज 2, 1 इंटू -2, बाकी खत्म, तो ये जीरो आ गया, मतलब बी वाला परपेंडिकुलर है। बाकी इन दोनों में एंगल निकाल लो, और ए वाले और ई वाले में एंगल निकाल लो। कैसे? n1 डॉट n2 तो निकाल ही चुके हो, मॉड n1 मॉड n2 से डिवाइड कर दो, उसका मॉडुलस ओवरऑल लेके कॉस थीटा के बराबर कर दो, वहाँ से थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन। ओके, डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। वो सबसे पहला क्वेश्चन आज का वीडियो का शुरुआत में यही किया था कि डायरेक्ट क्या करो, -3 इज इक्वल टू 0, 0,0,0 डाल दो, -3 डिवाइड बाई रूट ओवर a² + b², 9 + 16 + 12, 144, ये हो गया डिस्टेंस। इसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट डाल दो, डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 11.3 को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करेंगे एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाना, इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट आते रहेंगे इस वीडियो में यहाँ पे इस चैनल पे। चलो ठीक है।